अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, निकाय चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पूरे मामले पे निर्णायक फैसला लेने जा रही है। कल छुट्टियों के बावजूद हाईकोर्ट विशेष रूप से खोला गया है, ताकि लंबे अवधि तक चली सुनवाई के बाद कल इस मामले में उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट छुट्टी के दिन कोई बड़ा निर्णय लेगा। और ये स्पेशल केस के तौर पर कोर्ट ओपन किया जा रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पर फैसला होने जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की साजिश है चुनाव को रुकवाने की कोशिश, और विपक्ष का कहना है कि रिजर्वेशन में बीजेपी की सरकार ने बहुत भेदभाव किया है, इस कारण कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है। लीगल, पॉलिटिकल दोनों इशू पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, कल निर्णायक दिन आ गया है। कल ये तय हो जाएगा, उम्मीद करिए कि लंच तक या फिर लंच के बाद, निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ की डिवीजन बेंच निर्णय करने जा रही है। और उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव या तो होंगे और या फिर लंबे समय के लिए टलेंगे। कल निश्चित हो जाएगा। अब हम दोनों पॉसिबिलिटीज पर चर्चा कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज कि चुनाव होगा, चुनाव होता है तो अब उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग एक्टिव होगा, चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, और उम्मीद करिए कि जनवरी महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और फरवरी के पहले हफ्ते या जनवरी लास्ट तक इसका परिणाम भी जारी हो जाएगा। उम्मीद करिए कि 20 जनवरी तक 30 जनवरी के बीच चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। अगर याचिकाकर्ता जिसने पीआईएल दाखिल की है उसकी पिटीशन खारिज हुई तो, यानी चुनाव कंटिन्यू हुए तो। सरकार की भी तैयारी पूरी है, आयोग की भी तैयारी पूरी है, चुनाव का माहौल भी बन गया है। आप जब जिलों के जाएं, शहरों में जाएं, तो आपको हर व्यक्ति चुनाव लड़ता हुआ, लड़ाता हुआ या निकाय चुनाव की बात करता हुआ मिल जाएगा। यानी चुनाव की तैयारी भी है, मिजाज भी है और दस्तूर भी है। ये तो वो पॉसिबिलिटी है जो ये बताती है कि चुनाव होगा। अब दूसरी संभावना पर भी चर्चा कर लेते हैं। नहीं होगा, इन केस ऑप्शन नंबर 2। तो नहीं होगा तो क्या होगा? तो नहीं होगा तो यह होगा कि चुनाव कम से कम 5-6 महीने के लिए टल जाएंगे। क्यों टल जाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है सुरेश महाजन केस का, वो कहता है कि TTT फार्मूला अपनाइए, उसके बाद जो परिणाम आए तब आप रिजर्वेशन सिस्टम लागू करिए। व्हाट इज TTT? एक पिछड़ा वर्ग आयोग प्रस्ताव देगा, निकाय और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका प्रॉपर सर्वे करेगा, और वो अपने प्रस्ताव किसको देगा? नगर विकास विभाग। फिर नगर विकास विभाग उस पर सम्यक निर्णय लेगा। ये हुआ 3 टेस्ट, आयोग, एडमिन और सरकार। दैट इज TTT। काफ़ी लोगों को इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने क्लैरिटी दे दी। व्हाट इज TTT? तो फिर क्या होगा? नहीं होगा तो फिर प्रॉपर आयोग बनेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग, जो प्रस्ताव देगा। फिर सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी, जिले जिले पे, पंचायत पंचायत पे, पालिका पालिका और नगर निगम निगम, वार्ड वार्ड। फिर उसका एक प्रस्ताव बन के एडमिनिस्ट्रेशन के पास आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन देगा नगर विकास विभाग को। इस प्रक्रिया में बहनों भाइयों कम से कम लगेगा 5 से 6 महीना। तो फिर ये नगर निगम, पालिका और टाउन एरिया चलाएगा कौन? अफसर। वैसे भी चला रहे हैं, अब थोड़ा सामने आके चलाएंगे अगर टलता है तो। फिर 6 महीने के पश्चात, 6 महीने 7 महीने सरकार समय लेगी, तब वो प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 भी है। क्या? ऑप्शन नंबर 3 ये है कि जहां जहां की रेट पिटीशन फाइल हुई है, पर्टिकुलर उन क्षेत्रों का फैसला कोर्ट कर दे, बाकी यूं ही छोड़ दे। ये भी एक संभावना है, इस पर भी बात हो सकती है। या फिर कोर्ट अपने विवेक से कोई एक बीच का रास्ता अख्तियार कर ले, ये भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस के हिसाब से तो ये चुनाव टलने की संभावना पूरी है, जो सुरेश महाजन केस का वर्डिक्ट है। अब कोर्ट आगे इसके क्या करती है, कोई और चौथा ऑप्शन भी रखती है, ये कल पता चल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन है, चुनाव होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अब इसके इतर आ जाइए। अभी तक तो केशव प्रसाद मौर्य ही आरोप लगा रहे थे, आज बीजेपी में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष
भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष वालों ने साजिश करके कोर्ट में ये पिटीशन कराई है और चुनाव रुकवाने की साजिश की है। केशव मौर्य ने पहले भी कहा है। विपक्ष कह रहा है कि इन्होंने आरक्षण की प्रक्रिया में भेदभाव किया है, जहां इनको सूट कर रहा था वहां रिजर्वेशन, जहां नहीं सूट कर रहा था जनरल, जहां जो कर रहा था इन्होंने पेन उठाया और अपनी मर्जी से आरक्षण कर दिया, कोई नियम का पालन नहीं किया है। कल पता चल जाएगा किसने नियम माना है, किसने नहीं माना है। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और लोग षड्यंत्र करके चुनाव को टलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सब जानती है। लेकिन कोर्ट कौन गए हैं ये सब जानकारी आप सब लोगों को, सबको जानकारी है, प्रदेश की महान जनता सब जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के निकाय चुनाव नहीं चाहती है, इसलिए आरक्षण के पेज को ढीला छोड़ दिया था। उस आरक्षण के पेज को माननीय उच्च न्यायालय हम उम्मीद करते हैं कि टाइट करके चुनाव कराने का फैसला सुनाएगा। हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने निकाय चुनाव देर से हो, इसके लिए उन्होंने आरक्षण गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। लॉर्डशिप ने टाइम की कमी को देखते हुए और अर्जेंसी को देखते हुए इस केस को पुनः कल के लिए 10-15 पे सुनवाई के लिए इसको लगा दिया है, कल के लिए। वैसे ये भी ऐतिहासिक है कि छुट्टी के दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट खुल रही है और इस मामले पर अंतिम निर्णय या निर्णायक फैसला कल होने जा रहा है। यानी कल जज साहब इस मूड में है कि वो वर्डिक्ट डिलीवर करेंगे, हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो कल आप लोग भी तैयार रहिए और सभी दर्शक भी कल टीवी पे ज़रूर देखें और चैनल देखिएगा भारत समाचार। कोर्ट से एकदम लाइव अपडेट, हर सेकंड का अपडेट कोर्ट से आपको देंगे। अंदर हमारे वकील भी मौजूद रहेंगे जो आपको लाइव अपडेट देंगे कि कहा क्या जा रहा है, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। आलोक अवस्थी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर SBSP से हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोगों ने ट्रिपल टीवी समझ लिया होगा और कल तैयार रहिए कि चुनाव होगा या नहीं होगा। आलोक जी, आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने गंभीर बात कही है और उस गंभीर बात के आपको तथ्य और एविडेंस देने पड़ेंगे कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष का कहना है कि विपक्ष ने साजिश करके ये चुनाव रुकवाने के लिए पिटीशन कराई है। अगर हाँ तो आप एविडेंस दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, आप जो याचिका करता है उनके पृष्ठभूमि में जाएंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरी बात, मुझे इको हो रहा है ब्रजेश जी, मैं ठीक करा रहा हूँ, आप बोलते रहें, आप बोलते रहें, मैं आप ठीक करा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ ब्रजेश जी कि भारतीय जनता पार्टी से लगातार चुनाव हारते हुए जो विफल नेतृत्व है, जो पार्ट टाइम नेतृत्व है विभिन्न पार्टियों का, जिसको चुनाव को सीरियसली लेता नहीं है, भाग्य के सहारे पर चुनाव लड़ता है, यह उनकी कोई तैयारी नहीं है। उन्हें मालूम है स्थानीय निकाय में पिछली बार भी जो है उनको मात्र समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला मेयर के चुनाव में, और हम 16 में से 14 नगर निगम लेके गए हैं। लगातार चुनावों में हार बर्दाश्त न होने की वजह से वो अब कोई चुनाव विपक्ष चाहता नहीं है और उन्होंने विभिन्न तरीके के गठबंधन करके भी देख लिया है, चाहे राहुल गांधी जी के साथ किया हो, चाहे मायावती जी के साथ किया हो, चाहे केशव देव मौर्य के साथ किया हो या राजभर जी की पार्टी के साथ किया हो। हर जगह पे उन्होंने अपने गठबंधन दलों को धोखा दिया है और धोखा देकर के उनका वोट हासिल करके तो भी उनको सफलता नहीं मिल पाई है। हाल ही में हम देख रहे हैं कि किस तरह की तूतू महम है राजभर जी की पार्टी के साथ और शिवपाल सिंह यादव जी के साथ उन्होंने करी थी। मजबूरी थी कि डिम्पल यादव जी का चुनाव था, तो इसलिए जो है उन्होंने किसी भी तरीके से शिवपाल यादव जी को मना करके अपने पाले में लिया है। लेकिन अब वो पत्र हम जानते हैं, जो पत्र लिख करके दिया गया था शिवपाल यादव जी को कि आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। राजभर जी की पार्टी को भी एक पत्र दिया गया था कि आप कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं, और यहाँ तक कि जो गिफ्ट में गाड़ियाँ दी गई थी वो गाड़ियाँ भी खिंचवाई गई थी। तो यह किस तरह का शिष्टाचार हो रहा था, किस तरह का विपक्षी दलों का आपस में गठबंधन था, ये हम सबने देखा है। इसलिए उनकी तैयारी नहीं। पर ये बताइए कि निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कल तो वर्डिक्ट आने जा रहा है, तय हो जाएगा कि चुनाव होगा या नहीं होगा, इसलिए वो गए। कल तय हो जाएगा कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। हमारी तैयारी पूरी है, हमने सारे प्रत्याशियों का चयन और सबका जो है एक
हाँ, नहीं ब्रजेश जी, ये बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सभी लोग बंधे हुए हैं, हम भी बंधे हुए हैं। जैसा भी न्यायालय के आदेश का क्या आएगा उसका पूरा आदर करते हुए हम उस पर जो है अपना रिएक्शन भी देंगे, और हमारी तैयारी पूरी है। हम हर जिले, हर जाकर नगर पंचायत में हर जगह जाकर के हमने अपने कैंडिडेट्स का भी जो है एक स्क्रीनिंग कर ली है, और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी हमारे प्रत्याशी तैयार हैं। हमने जो है लोक कल्याणकारी नीतियां, गरीब कल्याणकारी नीतियां, एक ईमानदार नेता थैंक यू योगी आदित्यनाथ जैसा, उसके नेतृत्व में हम चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। संपर्क, समन्वय, संवाद के जरिए और सामूहिकता और संवाद समन्वय से हम जो चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अनूप संडा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया। अनूप जी, अभी आपने आलोक जी को भी सुना और भूपेंद्र चौधरी जी को, क्यों कराए हो ये पिटीशन? चुनाव टलवाना चाहते हो? देखिए, जब कोई षड्यंत्र होता है तो कई लोग मिलकर के षड्यंत्र करते हैं, और भाजपा के सारे नेता एक जवान बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकार की खुद की साजिश है, और जिसका ठीकरा ये समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी के ऊपर इसलिए फोड़ना चाहते हैं कि इनको समाजवादी पार्टी से सबसे ज्यादा भय है। समाजवादी पार्टी ने इस सरकार की पोल खोलने का काम लगातार किया है, और पिछले उपचुनाव में इनकी असलियत, जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता क्या है वो सबके सामने आ गई। अब जहां तक सवाल इस पिटीशन का है और पूरी इस न्यायिक प्रक्रिया का है, या तो सरकार बदनीयत है या कमकल है। और मैं आपको बधाई दूंगा कि लोकतंत्र के साथ ये सरकार जिस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। मैंने कमकल इसलिए कहा कि अगर इस सरकार को ट्रिपल टी की बाध्यताओं के बारे में पहले से नहीं पता था, और अगर सरकार को जो भी कानूनी दांव पेच आने वाले उसके बारे में पहले से नहीं पता था, तो फिर इसका मतलब इस सरकार की दूरदर्शिता और समझदारी कुछ है ही नहीं। सरकार ने पहले से क्यों नहीं ट्रिपल टेस्ट की तैयारी की? सरकार ने क्यों नहीं सही तरीके से आरक्षण और परिसीमन किया? और आज जब माननीय उच्च न्यायालय इतनी गंभीरता से इस मसले आपकी पार्टी का कोई रोल है इस तरह के लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए हैं, हाँ या ना? ब्रजेश भाई, आप जानते हैं ब्रजेश भाई कि समाजवादी पार्टी इस काम में क्यों जाएगी? हम तो सड़क पर लड़ने वाले लोग हैं, जरूरत पड़ती तो हम खुद अपनी पार्टी की तरफ से जाते हैं। लेकिन मेरा यह कहने का मतलब कि जिस तरीके से भाजपा के नेता जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, ये इस तरीके का आरोप विपक्ष के लगा करके किस जनता को कितना भ्रमित करना चाहते हैं। अगर कोई, मैं कई बार कह चुका हूं और आज फिर दोहरा भाई, तो 3 दिन से बयान आ रहा है। इसके पहले केशव मौर्य का स्टेटमेंट आया था, भूपेंद्र चौधरी का भी आया था। अब पार्टी के प्रवक्ता लाइव टेलीविजन पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप खुल के जवाब क्यों नहीं दे रहे उनको कि हाँ आप हो या नहीं हो? अरे मैं खुल के मैं इससे ज्यादा क्या कहूं कि ये षड्यंत्र है कि इनका विपक्ष को बदनाम करने का। खुद चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। एक सवाल और है जो मैं करके फिर, क्योंकि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो इस पे सरकार ने जो सुप्रीम हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है उसमें ये कहा है कि उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए सर्वे का आधार 2017 माना है, 2017। क्यों सर्वे का आधार? मसला यह है कि होना चाहिए 2022 में। मामला कोर्ट में यही फंस गया है। मैं यही कह रहा हूं 2022 में क्यों नहीं? आपके पास अरे ये आप वाला ही सर्वे है जो आपकी सरकार जाते जाते कर गई थी सर्वे, ये वही सर्वे को मान लिए हैं। तो मैं देखिए, ये तो क्या करेंगे, हमारे ही काम जो थे उन्हीं के ऊपर ये चल ही रहे हैं। तो फिर क्यों विरोध कर रहे हो? हाँ कर दो, ठीक है, जब आप ही के काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो। नहीं, ये तो इस मामले में तो इनकी बदनीति थी ना। अच्छा, ये विकास में हमारे कामों का श्रेय लेना चाहते हैं, और इनकी कमकली और बदनीति की वजह से जहां लोकतंत्र की या जनता की हानि हो रही है उसका आरोप समाजवादी पार्टी के सर पे लगाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी। अनूप जी धन्यवाद। डिबेट के दूसरे चरण में आपकी बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं कृष्णकांत पांडे। पांडे जी शुक्रिया आपका। ये मामला तो फंस गया है, कल डिसाइड हो जाएगा कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐतिहासिक दिन है भाई, कोर्ट स्पेशल बैठ रही है, कोई मामूली बात नहीं है। तो लेकिन बीजेपी कह रही है, विपक्ष वाले आपको भी लपेट रहे हैं कि आप लोग भी टलवाने के लिए कोर्ट में अड़ंगा लगा रहे हो। सरकार का जितना बस चल सका, सरकार ने उतना इस चुनाव को रोकने का प्रयास अभी भी कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर सरकार ये चाह रही थी कि नहीं, ये निकाय का चुनाव सही समय से हो,
तो आरक्षण का जो भी अनुपात है, चाहे दलित का, महिला का और पिछड़ों का जो भी अनुपात है, उस अनुपात के तहत इन्होंने आखिर रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? इनके रिजर्वेशन किस ढंग से हुआ है कि जहां इनको जो सूट किया है उस जाति का उन्होंने एकदम एक रफली बना करके पेश कर दिया, एकदम मनमाना सरकार। मैं एक उदाहरण केवल दूंगा। 1995 से मेरी जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन लागू है, 73वें और 75वें संशोधन के दौर के बाद। और लखनऊ लगभग 5 बार मेयर का चुनाव हो चुका, 27 साल हो गए। 5 बार में क्या एक बार भी रिजर्व नहीं हो पाई? कभी महिला कभी पुरुष, लेकिन सामान्य ही रही हर बार। और लखनऊ की ऐसा करके तो आप सपा बसपा की सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो अभी 17 के बाद सर्वे ही नहीं कराई है। इनके आप समझी नहीं रहे पांडे जी, इन्होंने सर्वे ही नहीं कराया है। इन 27 सालों में लखनऊ रिजर्व नहीं हुई। दूसरी चीज, इस बार जो इन्होंने किया है रिजर्वेशन, जरा सा ये देख लीजिए कि जो 10 नगर पंचायतें हैं लखनऊ की, 10 की 10 रिजर्व है। मैं एक उदाहरण केवल दे रहा हूं। यही बगल में गोंडा जिला है, अवध क्षेत्र में ही, वहां एक बेलसर को छोड़ के 10 की 10 नगर पंचायतें सामान्य हैं। एक बेलसर को छोड़ के सब सामान्य है, लखनऊ में सब रिजर्व है। इससे क्या स्पष्ट नहीं होता है कि ना रोटेशन, ना जातीय समीकरण, ना किसी जाति का सम्मान? भाई रिजर्वेशन तो इसीलिए आया था ना कि पिछड़े और दलित सभी समाज का सम्मान हो सके। आखिर ये सम्मान कहां गया? तो निश्चित रूप से यह पिछड़ों की विरोधी पूरी तरह से यह सरकार है, यह दलितों की विरोधी है। और यह जहां जहां भी इनको जो सूट किया है वहां वहां ये पांडे जी, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि 2022 का एक स्पेशल सर्वे हो और ट्रिपल टी फार्मूला लागू हो और फिर नए सिरे से आरक्षण की सूची बने? क्या कांग्रेस ऐसा चाहती है? 2022 में जिस तरह से चुनाव हुआ, 2017 में जिस तरह से चुनाव हुआ, इसके बाद एक रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन 1995 से लेकर चुनाव चला आ रहा है ना, और 1995 से लेकर के पांडे जी रोटेशन तब होगा जब ये अभी सर्वे करा लेंगे। यह सर्वे ये पहले क्यों नहीं करवा लिए? हाँ, ये पूछ लो आप। इनको ये पता नहीं था कि दिसंबर में चुनाव होना है। ये आपका जायज सवाल है। पता नहीं था कि दिसंबर में चुनाव, जायज सवाल है आपका कि दिसंबर में चुनाव। ये सो रहे थे, ये लोगों को भ्रम फैला रहे थे, ये चुनाव लड़ रहे थे 5 साल लगातार चुनाव लड़ रहे। तो कह रहे हैं आप लोग पिटीशन करा के कोर्ट जाके इस पे रुकवा रहे हो क्योंकि तैयारी नहीं है आपकी। भाई अभी तो इनके ये जो साइन करा के लौटे, कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एक को लड़के ही नहीं है, और वहां साइन करा के करोड़ों अरबों लेके आए। तो फ्रॉडों की सरकार है पूरी तरह से, झुट्टों की सरकार है पूरी तरह से। आखिर यह सर्वे की याद आज क्यों आई? यह जान थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी, इलेक्शन हुए धन्यवाद आपका, उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया। तीनों के रिजल्ट से भी घबरा गए। बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी और इनके नेता क्या हैं? बहुत शुक्रिया। अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता। एक सेकंड, अवस्थी जी और पांडे जी, देखिए आप लोग शांत हो जाएं। भाई डिबेट का पहला राउंड है, सेकंड राउंड में हिसाब किताब कर लेना। आप अपने अपने पॉइंट नोट कर लो। अरुण राजभर है, एसबीएसपी के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया अरुण जी। मसला फंसा है कि ओबीसी वालों के रिजर्वेशन में गड़बड़ी है। आपकी पार्टी क्या रुख रखती है कि रिजर्वेशन में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? चुनाव ठीक हो रहे थे। देखिए, इस रिजर्वेशन में गड़बड़ी हाई कोर्ट ने भी माना है, और पूर्व में जितने पिछड़े दलित सरकारें बनी हैं, इन सब ने इस आरक्षण प्रक्रिया के साथ अन्याय किया है। ये आज का मसला नहीं है। अगर मंडल कमीशन 1990 में ही लागू हो गया तो 32 साल से जिसको भी मौका मिला, इन लोगों ने जातिवाद जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी क्यों नहीं तय कर दिया? अगर ये पहले कर दिए होते तो आज भाजपा पर आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो, सारे पार्टी के लोग जब मुद्दों की बात होती है कि नहीं, हाँ ठीक है, चुनाव तैयारी होनी चाहिए, किसकी तैयारी नहीं है? कल घोषणा हो जाएगी। आप मुद्दे को समझ नहीं पाए, उत्तेजना में बोल रहे हैं। सुनिए आराम से। जातिगत जनगणना अलग विषय है और सर्वे अलग विषय है। नहीं, हम कह रहे हैं कि उसको कहाँ मिक्स किए दे रहे हो? ये दोनों उत्तर और दक्षिण वाले ध्रुव हैं। जिला पंचायत में सर्वे हुए ना,
कौन सी सीट सामान्य होगी, कौन सी सीट बैकवर्ड होगी, कौन सी सीट महिला होगी, ये जिला पंचायत में हुए कि नहीं हुए? ये सर्वे होता है, उसको 2015 में जो चुनाव हुए, 2020 में जो चुनाव हुए, उसमें सर्वे हुए थे कि नहीं हुए थे? तो यही तो पूछना है मैं आपको ये कि कह रहा सर्वे हूं, क्यों नहीं हुए, ये पूछना है। 2017 के बीच से 2022 के बीच में कितनी सीटें बढ़ी, कितने गांव कट के आए, नगर पालिका में आए, नगर निगम में आए, उन गांवों को जो ग्राम प्रधान थे, अब वो ग्राम प्रधान क्या करेंगे, क्या तथ्य लेकर करेंगे कि हम नगर पंचायत में आ गए, अब हमारा आरक्षण क्या निर्धारित हुआ? तो पिछड़ों के साथ तो अन्याय लंबे समय से होता आ रहा है। हम तो, हमारी पार्टी ये मांग कर रही है कि न्यायालय, पूरा लखनऊ रिजर्व है पिछड़ों के लिए और कह रहे हो कि बहुत अन्याय हो रहा है। नहीं तो अन्याय तो है, फिर भी अन्याय है। सामान्य वर्ग कहां जाएगा, माइनॉरिटी कहां जाएगा, महिलाएं कहां जाएंगी? दोनों छोर से मत खेलो, इधर भी खेल रहे हो दौड़ के, उधर भी बैठ लेके पहुंच जा रहे हो। दोनों तरफ नहीं खेल रहे हैं, हम एक तरफ खेल रहे हैं। 2017 के बजाय हम तो न्यायालय से उम्मीद भी करेंगे कि न्यायालय टाल देगा चुनाव। अगर टाल देता 6 महीने का समय मिल जाएगा। आप टालने गैंग में हो? नहीं, हम टालने गैंग में हो। हम तो ये कह रहे हैं कि सर्वे हो जाएगा बेहतर तरीके से। तो जिसको मौका नहीं मिल रहा है, अब मान लो नगर पालिका में अनुसूचित सीट है, बैकवर्ड को भी मौका मिल जाएगा। अगर बैकवर्ड सीट है, जनरल को भी मौका मिल जाएगा, महिलाओं को भी मौका मिल जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं अरुण जी, आप 2017 से 22 के बीच हम लखनऊ को ही केस स्टडी ले लें, ठीक। लखनऊ में 2017 से 2022 के बीच 84 गांव नगर निगम के दायरे में आए हैं, ठीक, या टाउन एरिया के दायरे में आए हैं, या पालिका के जो भी लखनऊ में है अर्बन बॉडीज, उसके दायरे में कितने हैं? 84 विलेजेस। अब 84 विलेजेस का आरक्षण किस फार्मूले से तय हो रहा है? 2017। अभी हम कहाँ हैं? 2022। ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना, जो नए गांव जुड़े हैं उनका सर्वे 2017 में कैसे हो जाएगा? 2022 में होगा ना वो सर्वे। उन सर्वे के आधार पर ये तो सरकार और न्यायालय के बीच में, और विपक्ष ने जो पिटीशन दाखिल किए हैं, इन ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष वाले करवाए हैं। नहीं, देखिए हमारी तैयारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हम सबकी ठेका नहीं लेते हैं। तो भैया ठेका तो आपने अभी कहा ना कि टलवाओ चुनाव। नहीं, मैं तो तैयारी आज कराओ, आज हम लड़ने को तैयार हैं। कहाँ? हम तो आज, हमारे प्रत्याशी चयनित हो चुके हैं। कहाँ लड़ोगे चुनाव? अरे बिल्कुल लड़ूंगा, कल घोषणा हो जाए। कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हमारे आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हो कि ऐसे ही चुनाव लड़ने चले जाओगे? नहीं, देखिए आरक्षण प्रक्रिया के लिए हमने 3 तय किया है कि अगर अनुसूचित सीट होगी तो फलाना लड़ेंगे, जनरल सीट होगी फलाना लड़ेंगे, बैकवर्ड सीट होगी फलाना लड़ेंगे, महिला सीट होगी इनको। हमने तय कर लिया, एक पैनल बना बड़ी अद्भुत तैयारी। अच्छा, पैनल बन गया है? हमारा पैनल बन गया है, और जिसको मिलेगा। मैं वही बात कह रहा था बीजेपी वालों से कि एसबीएसपी से तैयारी सीखनी चाहिए। आपने तीनों लेयर बना लिए, मतलब हमने तीनों लेयर बना लिया, बहुत मजबूती से बना लिया। हमने कार्यकर्ताओं से कह भी दिया कि फैसला न्यायालय का जो भी आएगा आप लोग तैयार रहो 3 बना करके। पर दिल से चाहते हो कि टल जाए चुनाव? नहीं, हम देखिए अगर कल घोषणा होगी कल लड़ जाएंगे, न्यायालय टालेगा, आरक्षण प्रक्रिया में बेहतरी लाएगा। शुक्रिया आपका। अनिल दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता हैं। अनिल जी शुक्रिया आपका। ये लोग आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि लड़ नहीं पा रहे हो, तैयारी नहीं है, इसलिए अब दूसरे रास्ते कांटा डाल रहे हो। ब्रजेश जी, हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, और चुनाव कौन टलवाना चाहता है ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। मैं नहीं जानता, बताओ, थोड़ा खुल के बोलो। चुनाव जो तैयार नहीं है, कौन जिनको हार का डर है, किसको? भाई अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम आए। दुबे जी आज तो खुल के बोलो ना। नहीं, खुल के बोल रहे हैं ब्रजेश जी। मैनपुरी का परिणाम आया, खतौली का परिणाम आया, उसके बाद ये नहीं चाहते कि चुनाव हो। कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव नहीं चाह रहे हैं। मैं खुला कह रहा हूं कि ये चुनाव नहीं चाह रहे हैं। अगर ये चुनाव चाहते, ये क्यों नहीं चाह रहे हैं? ये तो हमेशा चुनाव में तैयार रहते, 24 घंटा रात में 2 बजे जगा के पूछ लो चुनाव है, बोले हाँ तैयार हैं। ये 2022 के हिसाब से इन्होंने सर्वे क्यों नहीं कराया? आज ये स्थिति क्यों आई? अगर 2022 के हिसाब से चुनाव तो 2022 में हो रहा है ब्रजेश जी, और सर्वे आप 2017 का लेकर के आ रहे हो। 5 सालों में कितना परिवर्तन हुआ, कितना चेंज आया? अब आप चुनाव तो बैक उस पर नहीं करा सकते। तो अगर, और उसके बाद आप चाहते हो कि चुनाव आपके हिसाब से हो, और आरोप आप विपक्ष पर लगाना चाहते हो। विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, हम तैयार हैं, हमारा गठबंधन देखो कल तो वर्डिक्ट आ जाएगा। और मैं बताऊं, जो अब हाईकोर्ट के सामने मजबूरी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसका? सुरेश महाजन का वाला लैंडमार्क केस है, उसको अक्षरशा पालन से तो कोर्ट, हाईकोर्ट पीछे नहीं हट सकता, यानी वो लागू होगा सुरेश महाजन केस। अब न्यायालय, आप समझे?
न्यायालय का फैसला आ जाने दीजिए ब्रजेश जी। न्यायालय का फैसला बिल्कुल जो आएगा उसका आप सभी इनसे लोग क्या पालन चाहते हैं कि ये क्या करें, सर्वे कराएं दोबारा? नहीं, इनको सर्वे तो देखिए कराना चाहिए 2022 के हिसाब तो से। 6 महीना चुनाव टलेगा फिर? नहीं, 2000 उसे जल्दी भी करा सकते हैं। कितनी भाई देखो, बोर्ड का चुनाव, बोर्ड का परीक्षा है, ठीक, और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इनकी, फिर होली है। नहीं, अब ये कैसे कराएंगे? बोर्ड का एग्जाम महीना 1.5 महीना चुनाव भी चलेगा हो और सर्वे भी सही हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। आप अपनी सुविधा अनुसार अगर आरक्षण कर रहे हैं, सुविधा अनुसार सीटों का आरक्षण कर रहे हैं, तो ये गलत है। अच्छा, आप एक चीज क्लैरिटी दो, अगर 6 महीना चुनाव टलता है तो आपको कोई आपत्ति नहीं? अब जो न्यायालय अब हमारे पाले में नहीं है, अब ये तो न्यायालय के पाले में लेकर के चले मैंने तो चारों विकल्प बोल दिए ना डिबेट प्रारंभ करने से पहले, इतनी क्लैरिटी दे दी। अब देखिए ब्रजेश जी, जो चीज न्यायालय में है, जो जिस चीज पर न्यायालय को फैसला करना है, अब वो न्यायालय को कर लेने दीजिए। न्यायालय से कल फैसला आ जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यह इन्होंने गलत किया। इनको 2022 क्या गलत किया इन्होंने? 2022 के हिसाब से सर्वे करा करके इनको जाना चाहिए था। आप ये कहाँ का है कि अब कह रहे बिजी थे, टाइम नहीं था कराने का, पुराना मान लो 17 वाला। नहीं, हम क्यों मान लें भाई? उत्तर प्रदेश की जनता को जो स्वीकार हो, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं स्वीकार कर रही है। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, चारों लोगों ने एक ही बात कही कि आपने 2017 को आधार वर्ष क्यों माना आरक्षण के लिए, 2022 में सर्वे क्यों नहीं कराया? मामला यहीं फंसा हुआ है, क्यों नहीं कराया? आदरणीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। मैं राजनीति के पक्ष में बात कर सकता हूं कि जो अनिल दुबे जी ने अभी कहा कि उपचुनाव के परिणाम की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जाना चाहती, तो उपचुनाव के परिणामों में क्या देख लिया आपने? 2 विधानसभा की और एक लोकसभा का चुनाव हुआ है। हमारे पास एक सीट पहले भी थी, एक सीट आज भी है। फर्क ये पड़ गया है कि रामपुर की जो ऐतिहासिक सीट थी, जो कभी नहीं भारतीय जनता पार्टी जीती थी, हमने वो जीत ली है। तो उपचुनाव परिणाम में आपने क्या कर लिया है? और दूसरी बात रही मैनपुरी की सीट, वह जिस तरीके से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का जो सहानुभूति लहर चली है, उसकी वजह से वो अच्छे बहुमत से जीते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि हमने जो है बड़े बड़े दुबे जी मैं पूरा समय दूंगा, आप उनको जवाब देना। अभी उनको ढाया है, रामपुर भी ढाया है, और अगले 2024 में हम इस मैनपुरी को भी ढा देंगे। और दुबे जी, आप तो एक पार्टी के बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, आखिर क्या कारण था कि मायावती जी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े, सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और खाता तक नहीं खुल पाया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, एक सीट नहीं जिता पाए आप? तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार कर लेना। दुबे जी दे रहे हैं टाइम, थोड़ी तसल्ली। और हमारे समाजवादी पार्टी के अनूप संडा जी ने एक शब्द जो बेअकली वाला बात कही है, ब्रजेश जी, ये बेअकली वाली बात जो है, अगर इन्हें अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समझा देते तो कम से कम वह जो है कोरोना के मामले में वैक्सीन के विषय पे इस तरह की बात नहीं करते। जैसे उन्होंने बात कही थी कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, वो अगर ऐसा काम नहीं करते तो वो अपराधियों का साथ नहीं देते। वो अगर उस तरह का काम नहीं करते जो शब्द आपने प्रयोग किया है, तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं लेते। अगर आप जो शब्दों पे अगर मैं जाऊंगा तो फिर वो जो है दंगाइयों के साथ नहीं खड़े होते। तो निश्चित बात है कि यह अपने अध्यक्ष को आप समझा दीजिए जो आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। पहली बात, एक उंगली उठाएंगे तो 3 आपकी तरफ आती है। मैं उन शब्दों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि डिबेट आप शब्दों से बिगाड़ना चाहते हैं, यह उचित नहीं है, इसलिए मैंने सांकेतिक रूप से आपको कुछ बात। थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। ये अनिल दुबे आपको कुछ जवाब देना चाहते हैं। दुबे जी, क्या आपत्ति थी, बताओ। किस बात पर आपत्ति थी? उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बात कर रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय, आपके नेता जीत ही नहीं पाए थे। हमारे राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में जिस तरह का नंगा नाच हुआ, जिस तरह प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ, ये किसी से छिपा है क्या? 2019 के चुनाव में जिस तरह से इन्होंने मुजफ्फरनगर में और बागपत में किया था, जिस तरह हराने का काम किया गया, पूरी सरकार लगी रही। सारे दुरुपयोग, सारी पराकाष्ठा आपने कर दी, और हम ईमानदारी से चुनाव लड़ते रहे। और आपने 2000 वोटों से, 2500 वोटों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी तरीके से हरा लिया। आप आज वो कह रहे हो, आज खतौली सीट आपकी थी, खतौली तो आपकी थी। दुबे जी, खतौली किसी हम से जीत लड़के करके आए आए हो कि क्या? नहीं? बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। मैनपुरी हम लड़के आए हो क्या कहीं? 95,000 से पहले जीते थे, हम 3 लाख वोटों से मैनपुरी हमारा गठबंधन जीत के आया। जी अच्छा ठीक है, रुक जाओ दुबे जी, गुस्सा ना करो। आप तो ठंडे दिमाग के आदमी को क्रोध कर रहे हो, जाने दो, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, क्रोध ना आप करो। कमियां दूसरों पर ठीक है, आपने दे दिया जवाब ना, अब मन भर गया। आप रुक जाओ, थोड़ा डिबेट आगे बढ़ाएं। वीरेंद्र जी भी आ गए।
बीरेन जी, कल तो छुट्टी के दिन सुना कोर्ट खुल रही है, कल फैसला आने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये सनी देओल के उस पिक्चर के डायलॉग की तरह हो गया है कि रोज़ तारीख पर तारीख, और ऐसा लगता है कि कोर्ट ने भी मन बना लिया है कि हम ज़्यादा इसको खींचेंगे नहीं, निर्णय दे के मानेंगे। आज ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला आज कल परसों सोमवार तक तो आ ही जाएगा, और ये चुनाव पर फैसला से पहले आरक्षण का मामला उलझा है। आरक्षण को लेकर शिकायत है, तो अगर सरकार के खिलाफ फैसला गया तो ये चुनाव भी फिर मार्च अप्रैल में होगा, क्योंकि पूरा आरक्षण बदलना पड़ेगा। तो ये इंतज़ार थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन ये जो सरकारी दांव पेंच होता है उसके चलते यहाँ मामला गड़बड़ा गया कोर्ट में जाकर। और वैसे मैं बीजेपी के लिए एक चीज़ कहूँगा कि बीजेपी अगर इस आरक्षण के लफड़े में ना फंसती तब भी उसका शहरों में बहुत अच्छा आधार है, उसकी अधिकांश सीटें उसके कब्जे में हैं नगर निगम की, तो वो वैसे भी जीत सकते थे। लेकिन ये लफड़ा जो फंस गया कोर्ट का आरक्षण को लेके, इसमें तो नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। चुनाव की तारीख आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कहा जा रहा है बीजेपी के संगठन का विस्तार होना है, फिर उधर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उस समय चुनाव नहीं हो पाएगा। अगर आरक्षण में कोर्ट कोई कमी पकड़ता है तो चुनाव की निष्पक्षता पर भी बात आएगी कि साहब आरक्षण जानबूझकर गलत किया गया था, ये भी कहा जाएगा। हर बार कीमत सत्ताधारी दल को ही चुकानी पड़ेगी। देखिए, बीजेपी तो एक मजबूत पार्टी है, वो चाहे सीट रिजर्व हो चाहे ना हो, हर तरह के उसके पास कैंडिडेट हैं, वो जिता लेती। लेकिन ये जो लफड़ा फंस गया, ये लोगों को खटकने लगा। और इधर ब्रजेश जी युवा नेता तमाम सारे घूम रहे हैं गली में, शहर में, इतना पैसा खर्च कर चुके हैं। अब ये भी उनको खटका लगा है कि पता नहीं सीट रहेगी कि बदल जाएगी, आरक्षण में लड़ भी पाएंगे कि नहीं। लोगों को कितना चाय पिला डाले, खाना खिला डाले, खर्चा हो गया काफ़ी माँ बाप के पैसे पर, इस उम्मीद में कि हो सकता है कि लड़का या भाई या बहू सभासद बन जाए। तो ये भी बड़ी समस्या है। चुनाव लड़ने का ही संकट आ गया है। जो लोग मोहल्लों में तैयारी कर रहे थे, शादियों में भी बहुत न्योता बढ़ चढ़ कर बांटे, लोगों को दवा पानी इलाज का। हमारे यहाँ तो भाई चुनाव पैर पकड़ने का मौसम होता है, जैसे कोई चीज़ें चुनाव की आती हैं लोग तेज़ी से पैर पकड़ने लगते हैं। अब अदालत फैसला दे दे, कल छुट्टी है, अगर जज साहब ने कहा है सुनेंगे, तो इसका मतलब यह है कि अदालत इस पर सख्त है। अदालत कुछ ना कुछ निर्णय लेकर आएगी, और अगर निर्णय आएगी तो चुनाव टलेगा। वैसे भी देखिए, शहर की जो सरकारें हैं उनके पास अधिकार तो ज़्यादा है नहीं। ये कह लीजिए कि उनको खाली कटोरा जब मिलेंगे कहेंगे हमारा खाली है, खजाना खाली, भुगतान करने का पैसा नहीं, खाली कटोरा लिए घूम रहे हैं, सरकार की ओर देखती हैं। और खिलाफ पार्टी का अगर मेयर जीत गया तो फिर वहाँ तो कटोरा क्या, कटोरी में भी कुछ नहीं आएगा, चम्मच में भी कुछ ना मिल पाएगा। वहाँ तो फिर मेयर के मतलब नहीं, फिर नगर आयुक्त तो सरकार वही चलाएंगे। देखिए, शहर की सरकारें कंगाल हैं, लेकिन चूंकि चुनाव एक ऐसा मौका बन जाता है कि इसमें आमदनी का, चुनाव लड़ो जीत जाओ, कहीं कुछ जुगाड़ हो जाएगा, ये भी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं ब्रजेश जी जो बताती हैं कि हमारे यहाँ चुनाव बड़ा आसान नहीं है। लेकिन जिसकी नहीं सुनी जाएगी वो कोर्ट चला जाएगा। हर आदमी पैसे कौड़ी से सक्षम है। अब बात आती है कि हम चुनाव करा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट रोज चुनाव कर रहा है, रोज दे रहा है डेट पे डेट। अगर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, विपक्ष की पार्टियां थोड़ा ध्यान दें तो वो जो है अच्छी तैयारी कर सकती हैं, उनको मौका मिल गया है। ये बीजेपी के लिए जितना चुनाव लंबा बढ़ेगा वो दूसरे काम उसके सामने आ जाएंगे।
तो जो नगरों का चुनाव है वो शहरों की व्यवस्था में परिवर्तन चाहे कर सकते हैं। एक टेक्निकल बात आ रही है कि अगर चुनाव का ऐलान हो गया था आरक्षण का, मान लिया सरकार का आरक्षण न्यायपालिका ने, तो इधर कोरोना भी आ गया है, तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है, तो उत्तर प्रदेश में क्या ऐसे में फिर निकाय चुनाव आसानी से हो पाएगा? ये भी एक बड़ी बात आ गई है। और बाकी व्यवस्थाएं तो चल ही रही हैं, लेकिन हर दौर में जो सरकारें रहीं, आपने पंचायतों के चुनाव में देखा, तमाम बार वो भी हाई कोर्ट गया, वहाँ से भी काफ़ी लेट हुआ, तो उम्मीद लगाए हैं लोग, लेकिन जो जब सरकार में रहा उसने अपने हिसाब से किया। इज्जत शोहरत ये सब हमेशा एक सी नहीं रहती है, जब जिसका वक्त आता है वो अपने हिसाब से करता है। और जहाँ आज बीजेपी है वहाँ कल कोई और था, आने वाले कल में कोई और होगा। ब्रजेश जी सुनिएगा, एक साहित्यकार ने लिखा है जी कि मशहूर वो हुए जो कभी काबिल न थे, और तो और कमबख्त मंजिल उन्हें मिली जो कभी दौड़ में शामिल न थे। और तेरी बेरुखी की हम पे आदत खास टूटेगी, और कोई दरिया ये न समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, तेरे वादे का तू जाने मेरा इतना इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा जी मौजूद हैं। अनूप जी, डिबेट के प्रथम चरण में आपने कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं आपको मौका देता हूं, आप चाहें तो अपनी बात वापस ले सकते हैं, अपने शब्द वापस ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप बात आगे बढ़ाइए। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने मुझे कुछ सलाह दी, मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ कि अपनी विचारधारा में जो असत्य भाषण की एक कला उन्होंने सीखी है उसको वापस ले लें, और हमारे नेता को सलाह देने की सलाह हमको न दें, बल्कि ये जो सरकार आजकल इन्वेस्टर समिट के नाम पर राजनीतिक पिकनिक में लगी हुई है, ये पूरे अधिकारियों को और मंत्रियों को पैकेज दे दिया है इन लोगों ने विश्व भ्रमण का। अभी इन्वेस्टर समिट की सच्चाई आप लोगों के सामने हमारे किसी मित्र ने रखी, तो ये हमारी समाजवादी पार्टी सच्चाई से, बहादुरी से और अपने जनाधार के दम पर लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। ये लूट, झूठ और फूट के फार्मूले पर सत्ता लूटने वाले भाजपा के लोग हैं। अभी एक बात किसी मित्र ने कही प्रशासक नियुक्त करने की। अब भाई प्रशासक नियुक्त कर देंगे तो 6 महीने के लिए लूट का केंद्रीकरण हो जाएगा। तो अभी कौन सा मेयरों के पास बहुत सा अधिकार है कि वो अभी भी केवल डंडा झंडा ले लो निकलो। ब्रजेश भाई, मैंने कहा केंद्रीकरण हो जाएगा जी। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक बहुत ही सीरियस कंसर्न आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं और सबकी ओपिनियन चाहता हूं, और वो कंसर्न ये है कि आप लोगों को याद होगा कि पंचायत चुनाव के वक्त कोविड का किस प्रकार से अटैक हुआ था और कोविड संक्रमण कितना भयावह रूप से पंचायत के चुनाव के बाद फैला था। सबको याद है देश भर में जो तबाही के हालात थे, और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में मोहल्ले मोहल्ले हर गली गली लाशें निकली थी। अब हम निकाय के चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं और कोविड की फिर से आहट है। क्या ये मुनासिब वक्त नहीं कि हम इस पर थोड़ा विचार करें? मैं टालने को नहीं कह रहा हूँ, विचार करने को कह रहा हूँ। इसमें दो बातें कही। एक तो मामला माननीय उच्च न्यायालय में है, वो जो फैसला करेगी वो मानने की सबके लिए बाध्यता है। दूसरी बात, कोविड का जो जहां तक प्रकरण आया, कोविड में जो तबाही मची है वो तबाही कोविड से जितनी थी उससे ज्यादा सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, स्वास्थ्य विभाग में जो गैर जिम्मेदारी की और भ्रष्टाचार की स्थिति है, स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से चरमराई हुई हैं, इस बिंदु पर हमको सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए कि चुनाव ठीक है, कोर्ट ने कह दिया तो यही बात कहना चाह रहा हूँ कि इस सरकार को ये सरकार अगर अपनी जिम्मेदारी उठाने लगे, इनके पास तो 2 काम है। अभी देखिए, आपने बात की, ये वो हिंदू मुसलमान की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। ये बेचारे उस तरीके से जैसे कबड्डी के खेल में किसी खिलाड़ी को पकड़ लिया जाए और वो पाला छूने की कोशिश करता है। थैंक यू अनूप जी, शुक्रिया। हिंदू मुसलमान कृष्णकांत पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, धन्यवाद। पूरे टाइम धन्यवाद कृष्णकांत जी। ब्रजेश भाई, एक आधा मिनट, सबने पूरा समय लिया। हाँ अच्छा, 20 सेकंड। अच्छा प्लीज कंक्लूड कर लें, समय थोड़ा कम, 20 सेकंड में करें। तो इनके पास हिंदू मुसलमान के अलावा कोई काम नहीं है।
ये पूरी तरीके से असफल सरकार है, जो अपनी असफलता का, अपनी तानाशाही का और अपनी सनक का ठीकरा विपक्ष के सर पे फोड़ना चाहती है। इस सरकार की नीयत चुनाव कराने की नहीं है, चुनाव से भागना बहुत चाहती शुक्रिया है। कृष्णकांत जी। इसलिए पंचायत चुनाव के वक्त व्यवस्था को ध्वस्त करने का पूरे काम देश किया। और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ, इस सरकार हम की सब कड़ी उसके खुल गई। भुक्तभोगी हैं और हम सब उस वक्त के गवाह हैं कि पंचायत चुनाव के बाद कोविड की क्या भयावह खौफनाक लहर उत्तर प्रदेश के भीतर आई थी। क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम एक बार पुनर्विचार करें कि निकाय चुनाव हुआ और फिर यही सब हुआ? तो मुझसे पूछा आपने ब्रजेश जी? नहीं, मैं कृष्णकांत जी से पूछा हूँ। से तो पूरा देश, कोविड से तो पूरा देश भुगता है और पूरा विश्व भुगता है, लेकिन एक चीज है कि यह सरकार कोविड को भी समय समय पर लेके आती है और समय समय पे खत्म कर देती है। जब मध्य प्रदेश में चुनाव होना, जब सरकार बननी थी गिरा करके कांग्रेस की सरकार, जब इनकी अपनी बननी थी, कोविड समाप्त। जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, कोविड समाप्त। जहां जहां चुनाव इनको कराने थे, कोविड समाप्त। जैसे ही जहां इनकी स्थिति कहीं कुछ खराब हुई, कोविड आ गया। तो कोविड भी यह सरकार पर निर्भर करेगा कि कब ले आएंगे, कब नहीं ले आएंगे। दूसरी चीज, और इनकी जो 27 सालों से, अरे इनकी जो 2008 से लगातार ट्रिपल अधिकांश नगर पालिकाओं में और नगर निगमों में इन्हीं की है, बाकी विपक्ष की तो बहुत कम है। तो इनकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार की स्थिति यह है कि आज मैं एयरपोर्ट जा रहा था और श्रृंगार नगर के उसके अवध चौराहा के पहले एक इच्छुपुरी कॉलोनी पड़ती है, वहां संजोग से रुकना पड़ा। वहां एक बहुत बढ़िया बोर्ड लगा था, स्वच्छता, वो 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पखवाड़ा और ये सब जी। और जहां वो बोर्ड लगा था उसके नीचे कूड़े का ढेर था, वो फोटो मेरे पास है। इसके बाद तो यह जो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, सरकार है, यह ट्रबल इंजन की सरकार बन गई। अब ये परेशानियों का द्योतक हो गई। इनको पता है कि जनता सब जान रही है, इनके जाने का वक्त है, इसलिए इनके भरपूर कोशिश होगी कि चुनाव टालें, उसके जो भी कारण हो। और कोविड, लेकिन चुनाव हुए और कोविड का प्रकोप फैला, तो इसके लिए फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी तो कोई विषय है। नहीं, बिल्कुल है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एक विषय है। इनके अस्पतालों की क्या स्थिति है? एम्बुलेंस में तो लोग मर रहे हैं और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी तो मेडिकल कॉलेज में खुद लाइन लगाए थे, 2 घंटे खड़े थे, इसके बाद पर्चा नहीं बनवा पाए। तो तमाम इस तरह की, और तो तमाम, थैंक यू कृष्णकांत जी, शुक्रिया। मैं परिचर्चा को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता हूँ। तैयारी होनी चाहिए। अरुण राजभर बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। भाई अरुण जी, वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा और आपका कंसर्न समझना चाहता हूं। देखिए, चीन के कैसे हालात हैं, भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट इन सब ने एडवाइजरी जारी की हैं और इस बीच अब चुनाव होने की भी संभावना है, नहीं भी हो सकते हैं। टल गए तो अलग विषय, अगर हुए कल डिसीजन आ जाता है कि नहीं चुनाव होंगे, गो एड हुआ, तो फिर ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि कोविड प्रोटोकॉल के दायरे में हम चुनाव कैसे संपन्न करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम लोग इस महामारी से बहुत लंबे समय तक जूझे और उसके बाद एडवाइजरी जारी हुई, चुनाव संपन्न होने के बाद किस तरीके से सीमा निर्धारित हुई कि इतने सीमा में ये चीज़ें होंगी। पंचायत चुनाव याद है ना? हाँ, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से। और तबाही जिस तरीके से आई थी उससे तो सभी लोग गुजरे हैं, कोई ना कोई परिवार से उठ ही गया है। और अस्पतालों में किस तरीके से लोग भाग रहे थे, अस्पतालों में भर्ती नहीं करा पा रहे थे। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी, जब अगर चुनाव कराना ही होगा तो एडवाइजरी पहले से जारी करना होगा और एक सीमा निर्धारित करना होगा कि कार्यक्रम में इतने लोग होंगे, इस तरह के कार्यक्रम होंगे, ताकि स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है वो तैयारी बेहतर तरीके से अब कर लेनी चाहिए। अब लगभग हमको लगता है कि प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है, लोगों के संक्रमण का कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है। तो भैया, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रोज आजकल डिप्टी सीएम के साथ बगल में कुर्सी लगाए बैठे रहते हैं, तो जो हमें सलाह टीवी पे दे रहे हो, अपने अध्यक्ष जी से कह दो कि डिप्टी सीएम साहब से कह दें। देखिए, मसला ही साल हो जाए। जितने लोग बैठे हैं यहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहले की अपेक्षा स्वास्थ्य विभाग में जितना बेहतर तरीके से हमारे ब्रजेश पाठक जी ने काम किया है, मुझे लगता है कि उतना बेहतर तरीके से पूर्व के कोई मंत्री नहीं कर पाए।
पहले तो हर मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अपने अपने अस्पतालों में जा करके जांच करना, क्या कमी है, क्या दिक्कतें हैं। अनुज जी, आप उन चीजों रुकिएगा, को दूर डिबेट के लिए करना। समय मिला तो मैं आपको और जरूर आने मौका वाले दूंगा। समयों में अब जैसे ये तैयारी हो रही है, वो जा रहे हैं पूरी तैयारी के साथ, एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं। हमें आज मुलाकात भी हमको भी करना था। हमारे एक अस्पताल में एक मरीज आए थे, उनको भर्ती कराना, मैं गया। अरे भैया, आप रोज मिल सकते हो, मैं कहाँ कह रहा हूँ, नहीं, आप डेली हमारे 4 बार मिलो। भाई, अब स्वास्थ्य हम विभाग लोग से- कोई थोड़ी ना कह रहे हैं, मैं तो कह दिया, आपको नहीं, बुरा लग स्वास्थ्य गया। विभाग से संबंधित है भैया, हमारे बगल कार्यक्रम। कुर्सी लगती है इस समय बगल में नहीं, आपकी। वो तो भाई हमारे दोस्त हैं, नेता नहीं, बिल्कुल है। राजनीति अपनी जगह हम है, सब लोग दोस्ती खुद ही अपनी कह रहे जगह हैं। है। मैं तो ओपनली कह रहा हूँ भैया, बगल कुर्सी लग रही है आपकी नहीं तो आजकल। बगल में कुर्सी कहाँ लग रही है? गैर राजनीतिक संगठन के पास लग रही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बगल में कुर्सी लगी थी। अब वो उनका शिष्टाचार था, देखो, उनका आप हो संस्कार था। पॉलिटिक्स में और वो है पॉलिटिक्स में। हाँ, बिल्कुल, जब उन्होंने- दोनों मिलोगे तो गैर पॉलिटिकल कुछ नहीं होता, अरे सब नहीं पॉलिटिकल नहीं, होता है। देखिए, अगर वो अपनी पार्टी के मंत्री हैं तो हम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम विधायक हैं, हम अपना काम आप लेके 6 गए बार थे। मिलो, कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। तो हम कहाँ अगर कर 8 रहे बार हैं? बुलाएं तो भी जाओ, दिन भर बात करो, अब मिलो, जैसे देखिए, कोई सभी लोग आपत्ति परेशान थोड़ी थे, है। सभी लोग परेशान थे। एक मरीज आए थे, ठीक उनको है, भर्ती अनिल नहीं दुबे करा जी पा मेरे रहे साथ थे, हम मौजूद है, गए, राष्ट्रीय लोक। फोन कराकर भर्ती करवा अरे आपका इस समय बहुत जलवा है, मैं तो कह रहा हूँ, जहाँ फोन करोगे खटाखट भर्ती नहीं, होंगे। नहीं, अब हम जब समाज- बगल कुर्सी लग गई भैया, तो फोन पर कितने भर्ती करा नहीं लो। नहीं, ये मसला को अब राजनीतिक आप कर रहे हैं, राजनीतिक चरितार्थ नहीं निकालना सोचना तो चाहिए। आलोक जी को पड़ेगा कि ये कहाँ फोन करे कि भर्ती तुरंत हो। नहीं, अब आपका तो समझ में आ गया सिस्टम, पूरी तैयारी सब लोग जान गए अस्पतालों आपका की सिस्टम। माननीय मंत्री जी को करना चाहिए। हम सरकार की जिम्मेदारी शुक्रिया, करते हैं, धन्यवाद पूरी तैयारी धन्यवाद। करनी अनिल है। दुबे जी, भाई पंचायत चुनाव के वक्त आपने भी देखा कि क्या हालात थे। इस राउंड में मैं थोड़ा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पर भी बात करना चाहता हूं कि हमें उस विषय को भी अपने दृष्टिगत रखना चाहिए कि क्या ये सही मौका है चुनाव का या नहीं। देखिए ब्रजेश जी, कोई आज उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन ये अलग बात है कि आप पहले से अलर्ट रहें। पंचायत चुनाव में सब लोगों ने भुगता है, वो चीज़ उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस ये सुझाव की जरूरत है। में रह रहे हैं वाकई, लेकिन केवल आपको याद है कि राजनीतिक पंचायत कारणों चुनाव से के अगर समय भी कोरोना यही एक्सक्यूज लिया गया था कि कोई कोविड नहीं है, जबरदस्ती है, आप लोग वितंडा फैला रहे हैं। और बाद में क्या हुआ? पंचायत चुनाव के बाद लाशें बिछी थी। मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी मेरी बात बुरी लगेगी, ठीक है, पर सुन लो, मतलब बात कड़वी, लेकिन आपके हित में है भाई। नहीं, हम कह रहे हैं कि जनता का हित सर्वोपरि। मैं नहीं कह रहा हूं टालो, सोचो, इस पे विचार करो। जनता का हित सर्वोपरि है। अगर कहीं कोई खतरा है तो इस पर सोचने की सभी लोग सोचेंगे, हम भी सोचेंगे, आप भी सोचो। लेकिन अगर राजनीतिक कारण है, केवल राजनीतिक कारण से हो, भाई चीन में फैला है, जिन देशों में फैला है, उनको वहां से आने आवागमन पर आपने निगाह रखिए, वो कार्रवाई करने का काम करिए। आपके विदेशों से सारे मिनिस्टर, सारे अधिकारी घूम करके आए हैं, आप उनके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस बात का कर रहे हो। अब थोड़ा सा विदेश क्या चले गए, जलन इतनी ज्यादा है आप लोगों को कि मतलब उनको ठीक से, मतलब विदेश की यात्राएं भी उनके दिमाग में ठीक से अच्छी मेमोरी भी नहीं बनने देना चाहते। आप गंभीर हो, अरे वो आए हैं, थोड़ा घूम टहल लिए हैं, इन्वेस्टर लाए हैं, तो कौन सी जलन सवार हो गई? हमें कोई जलन नहीं, वो खूब घूमे, लेकिन आपकी गंभीरता तो दिखाई पड़ रही है। किसी की जांच हुई हो, किसी कोई उनके बारे में कोई ध्यान दिया गया हो, तो ये अब केवल विपक्ष की गतिविधियों पर शुक्रिया आपका। मैं आलोक अवस्थी जी को इनवाइट करता हूं। आलोक जी, डिबेट के पहले दूसरे चरण में मैंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का मुद्दा उठाया और पंचायत चुनाव के वक्त क्या कुछ हुआ मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त फिर एक एडवाइजरी और अलर्ट जारी हुआ है और चीन दूसरे मुल्कों में क्या हालात हैं हम इस पर डिबेट भी कर चुके हैं। क्या ये मुनासिब वक्त है कि हम लोग निकाय चुनाव के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में एक बारी विचार कर लें चुनाव का ऐलान करने से पहले, जब भी हो? ब्रजेश जी, सरकार सभी पहलुओं पर नज़र रख रही है। कोरोना के ऊपर भी जो है लगातार नज़र है, हमारी तैयारी भी है। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के आते ही हम उसके अनुसार ही कार्रवाई करेंगे और सभी राज्य इस पे करेंगे। तो इसलिए कोरोना एक मानवता के लिए खतरा है और हम उस खतरे से एक बार जूझ चुके हैं, 2 बार में। हम निश्चित रूप से पहले मानवता को देखेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अभी इस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि समय पर उसी समय फैसला लिया जा सकता है जब आप मौके पर कुछ करने जा रहे हो। रही बात तैयारी की बात है, तो हमें आपके माध्यम से मैंने एक दिन पहले भी आपको कुछ पहले
बताया था, सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हम 39 करोड़ डोजेज जो है फ्री में जनता को लगा चुके हैं और 12 करोड़ बूस्टर डोज भी लगा चुके हैं और लगातार उसकी तैयारी है। बूथ लेवल क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल तक के जो अस्पताल है वहाँ के डॉक्टर्स और अरे आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी हो, लेकिन आपकी तैयारी ओम प्रकाश राजभर जैसी नहीं है। उनके एक टेलीफोन पे होता है सब, आप तैयारी बता रहे हो हमें। अब देखिए, राजनीतिक दल के नेता आपस में मिलते हैं। अभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी भी जो है रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तो क्या उस पर भी आप कोई टिप्पणी करेंगे? तो इस तरीके से लोग आना जाना रहता है। अब वो किस लिए गए थे, क्या गए थे, ये भविष्य की बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर, अनूप सांडा जी शब्दों का चयन करते समय ये भूल जाते हैं कि यह शब्द भारी करने पड़ते हैं। उन्होंने कहा लूट, झूठ और फूट की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप पब्लिक के मैंडेट को, जनता के मैंडेट पर आप इस तरीके से उंगली उठाकर थूक रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेतृत्व का फेल्यूर है कि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। क्या कारण है? दो लोकसभा में आप लगातार गठबंधन करके चुनाव लड़े, आपका सफाया हो गया। विधानसभा 2 बार आप लड़े, 17 में और 2017 में और 22 में। आपका सुपड़ा साफ हो गया। तो आप अपने अंतर मन में अपना आप वो नहीं कर रहे कि क्यों हम लगातार हार रहे हैं। निकाय चुनाव में आपका खाता नहीं खुला। पंचायत चुनाव में मात्र आपके 5 जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जीते, 70 बीजेपी के जीते हैं। आज आपके पास मात्र 3 लोकसभा के सांसद हैं, 3 लोकसभा के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 64 लोकसभा सांसद हैं। 273 विधायक हमारे पास है। ओके, अनूप सांडा, थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। अनूप जी, अनूप जी केवल 30 सेकंड है आपके पास, रिस्पॉन्ड करें। आलोक जी अब सुनिए उनको। आलोक जी अब अनूप जी को सुनिए। अनूप जी 30 सेकंड ओनली, 30 सेकंड। जी जितने विचलित हो गए, उससे लग रहा है कि मेरी बात ने उन पे असर डाल दिया। लूट, झूठ और फूट से मेरा मतलब है कि सरकार जनता की गाड़ी कमाई की लूट करती है, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जनता के वोट को ठगती है। और झूठ इस सरकार का कितना बड़ा अभी ताजा उदाहरण है कि एक ऐसे विश्वविद्यालय से कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले आए जो विश्वविद्यालय का कोई अस्तित्व ही मात्र कागजों पे है। सरकार के भी कोई इस तरह की गाइडलाइन नहीं की है कि किसी से हमारा जो है सच्चाई यही है। इसलिए ये जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री की खबर है उनको यहाँ मत करिए। हमने कहीं पर भी जो है कोई दावा नहीं किया है, ना ही हमने कोई ऐसा कोई व्हाइट पेपर रखा है। तो उससे वो बड़ा ईमानदार और बड़ा अच्छा नहीं हो जाता। कथाएं जो है इन्होंने हम अपनी बात कहेंगे। सरकार अपना बात रखेगी, हमने किससे एग्रीमेंट किया है, कौन केस में हमने कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आपके सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ये लड़ने का वक्त नहीं, बहुत शुक्रिया। हम लोग निकाय चुनाव पर और पब्लिक हेल्थ पर चर्चा करें। बहुत शुक्रिया कि आप सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और कल टीवी खोले रहिएगा, सुबह से आपको लाइव अपडेट देंगे डायरेक्ट कोर्ट रूम से, जहां जज साहब सुनेंगे और फैसला भी देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।